नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अता खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, बुरहानपुर के शाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और सबसे कम उम्र के अंदर विधायक बनने वाले विधायक। और इनको अगर बुरहानपुर की राजनीति की बात करा जाए तो इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ऐसे कार्यकर्ता कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र महाजन जी। थैंक यू, धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे, जन्म कहाँ हुआ आपका, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीतिक सफर बताया आपका। मेरा जन्म हुआ ब्लॉक खकनार में, तहसील खकनार है, और वहाँ पे मैंने शिक्षा ग्रहण की 10वीं तक, और वहीं से राजनीति स्टार्ट की। मैं पहले पंच रहा पंचायत में, उसके बाद में युवक कांग्रेस के माध्यम से ब्लॉक अध्यक्ष बना। ब्लॉक अध्यक्ष 96 में बना। उसके बाद में फिर मुझे सहयोगिता देवी देशमुख जी ने जिले की कमान दी। मैंने जिले का भी दायित्व बहुत अच्छे तरीके से संभाला। उसके बाद में अचानक एक एक्सीडेंट में वो हमारे बीच में नहीं रहे। फिर राजनीति में हम सक्रिय तो थे। 2000 में टिकट श्री राम माधव पाटिल जी को मिला। उस समय मेरा नाम भी चला था, मगर उस समय मैं छोटा, उम्र कम थी, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिल पाया। फिर 2003 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं मेहनत करता रहा, और मैं 2003 में चुनाव जीता। उसके बाद में विपक्ष में रहते हुए पूरे क्षेत्र में विकास कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, मगर उन लोगों ने जो डैम और रोडें जो नहीं बनवाई थी, वो मैंने उस समय विधानसभा में प्रश्न उठाते हुए वो सारे काम करवाए। जो आज शाहपुर विधानसभा में 9 डैम मेरे कार्यकाल के बने हुए हैं। जो डेढ़तलई से बुरहानपुर और डेढ़तलई से खंडवा जो स्टेट हाईवे घोषित हुआ है, वो विधानसभा में विजय वर्गीय जी से मैंने उसको सैंक्शन करवाया था। और खकनार में आदिवासी ब्लॉक होते हुए हमने वहाँ एक डीएड कॉलेज चालू करवाया था 2004 में, कि आदिवासी बच्चों को उसका लाभ मिले। और हुआ वही कि हमने जब स्टार्ट किया तो सरकार की भी पॉलिसी आई कि जो डीएड किया हुआ बच्चा है उसी को नौकरी मिलेगी। तो हमारे उस कॉलेज से कम 500 बच्चों को टीचरशिप की नौकरी मिली, और आज वो उनका परिवार चला रहे हैं। और अभी भी इतने बच्चों ने हमारे यहाँ से डीएड किया हुआ है कि पोस्टिंगें खाली पड़ी हुई है, सरकारें भर्ती नहीं कर रही है। अगर सरकार भर्ती करे तो कम से कम 50,000 पूरे मध्य प्रदेश में स्टाफ की कमी है, तो हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चों को नौकरी मिल सकती है। शिक्षा कहाँ तक हासिल की आपने। मैंने शिक्षा 10th तक हासिल की है। अच्छा। और मैं पढ़ाई कम हुई मेरी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाए। मैं तो सबको हौसला बुलंद करता हूँ कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बिल्कुल मुझे बताइए। मेरा तो सपना है कि हमारे बुरहानपुर के आईएएस आईपीएस बड़े बड़े पदों पे बच्चे जाए, और मैं सबको कहता हूँ कि मेरी जहाँ भी आर्थिक मदद हो तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। और ईश्वर ने हमारी सुनी कि हमारे गांव का बच्चा भी आईएएस बना, और अभी आज उनकी पोस्टिंग मेरे ख्याल से आसाम में हुई है। ट्रेनिंग भी वहीं थी और शायद उनकी पोस्टिंग भी वहीं हो जाएगी। 10 तक के आपने शिक्षा हासिल की, जी हाँ। लेकिन जब बोलने बैठते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द जुबान से निकलते हैं। कहाँ से आया इतना नॉलेज फिर। अब वो तो नॉलेज सब ईश्वर की कृपा है, सरस्वती मैया का आशीर्वाद है। और क्षेत्र में शुरू से ही हम जनता के बीच में रहे हैं, तो समस्याएं तो आती है। और कम पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो नेतागिरी कर रहे, ज़्यादा पढ़ लिख लेते तो कोई नौकरी में लग जाते हैं। अच्छा। रविंद्र महाजन जी, आपसे अब सवाल ये है कि जब आप विधायक बने थे, जी हाँ। मालूम था आपको विधायक बन जाएंगे। नहीं, विधायक बनेंगे ऐसा कभी हमने सपना सोचा भी नहीं था। हम तो सरपंच बनने का ख्वाब था हमारा कि भाई हम सरपंच बन जाए, गांव की सेवा करें। मगर जिस सहयोगिता देवी देशमुख के माध्यम से हमने नेतागिरी की थी और हम उनके साथ में थे, वो हमें बच्चे जैसा मानते थे। अब वो नहीं रहे तो वो बोलते भी थे कि भाई तुम भी विधायक सांसद बन सकते हैं। वो ऐसा हमें बिल्कुल उत्साह बढ़ाते थे हमारा। और फिर ऐसी कुछ कृपा ईश्वर की हुई कि हमें लोकसभा या विधानसभा का टिकट 2003 में मिल गया। और उस समय कोई दावेदार भी नहीं थे और हम चुनाव जीत गए। फिर शाहपुर विधानसभा सीट को ख़त्म करने का क्या रीज़न मानते हैं फिर। अब परिसीमन जो काफ़ी समय से डिले चल रहा था, उस समय हमारी बुरहानपुर विधानसभा बुरहानपुर और खंडवा अलग अलग होने की वजह से हमारे यहाँ की जनसंख्या 1 लाख कम हो चुकी थी उस समय। इसी के कारण एक विधानसभा सीट को कम कर दिया गया। अगर 1 लाख जनसंख्या ज़्यादा रहती तो हमारी सीट बरकरार रहती। और विकास कार्य जितना हमने शाहपुर में किया,
अर्चना चिटनीस बुरहानपुर शाहपुर नेपानगर से विधायक थी। सरकार उनकी, सब कुछ उनका था, वो मंत्री भी रह चुकी, मगर उन्होंने एक डैम भी नहीं बनवाया था उनके कार्यकाल में नेपानगर में। और बुरहानपुर से जब वो विधायक बने 2008 में, तो जो काम मैंने करवाए थे वही काम उनके गिनती में ले लेते कि ये काम हमने कराए, जबकि वो काम मेरे कार्यकाल के थे, सारे मैंने करवा चुका था। अभी भी लेकिन दीदी ने यहाँ पे बुरहानपुर विधानसभा के अंदर डैम बनाया है। उनका कोई योगदान नहीं है उसमें। वो जो डैम बना है उसमें रूटिंग में डैम सेंक्शन हुआ, और जो फॉरेस्ट को जो करोड़ों रुपया देना था वो भी हमारे कमलनाथ जी की सरकार आई 15 महीने में। कमलनाथ जी ने पैसा उसका रिलीज़ किया, जब जाके उसका डैम का काम चालू हुआ, और अभी भी डैम का काम चालू है। आने वाले बारिश के बाद में उसमें उसका लाभ किसानों को तक पहुंच सकता है। लेकिन सर अपने जब पत्रकारों ने से सवाल पूछा कि ये डैम बनाने के अंदर निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मेरा योगदान है, तो उनका ऐसा कहना पड़ा कि आप सक्षम हैं जानकारी निकालने में, आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी निकालेंगे, सारे जो सबूत है आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए, जो जनप्रतिनिधि रहता है तो उसका कर्तव्य तुम्हें बनाया काय के लिए है? जनता ने आपको वोट काय के लिए दिया है? इसीलिए वोट दिया है कि आपको काम करना है जनता का। अब उसमें सरकार हमारी थी तो कमलनाथ जी ने उसमें फंड दिया। अगर भारत सरकार, फॉरेस्ट को अगर पैसा नहीं जाता तो डैम ही नहीं बन सकता था। फॉरेस्ट ने पैसा मिल गया, उन्होंने काम करने के आदेश दे दिए, डैम का काम चालू है। बाकी जो काम होना चाहिए था, आज किसान इतना परेशान है, किसानों का बीमा होना चाहिए था, उस पर ना अर्चना चिटनीस जी का ध्यान है, ना शिवराज सिंह सरकार का ध्यान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की एड रोज की हजारों बार आपको देखने को मिलती है, उसमें करोड़ों रुपए मीडिया को विज्ञापन के माध्यम से जा रहा है, और किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार 3 साल से उसका बीमा किसानों का रह रहा है, एजेंसी तय नहीं कर पा रहे। अब उसमें होता यह है कि भाई किसानों को बीमा डायरेक्ट मिल जाता है, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहो या सरकार को कहो या जो भी XYZ, उनको इसमें कमीशन मिलता नहीं है, तो इसलिए ऐसे कामों पे वो ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान उसी पे दिया जाता है कि जिसपे अच्छा उनको मोटी रकम मिल जाए, वो कामों पे ध्यान देते हैं। आज फर्टिलाइजर के रेट आप देखो, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस समय पोटास 750 रुपये रेट था, आज उसका 1750 रुपये रेट है। DAP की बोरी बड़े मुश्किल से 700-800 रुपये थी, आज वो 1700-1800 रुपये हो गई है। उसमें आप कितना दे रहे सब्सिडी, ये उस बोरी पे नहीं लिख रहे, मगर यूरिया पे आप सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं तो यूरिया की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम इतनी बोरी इतना सब्सिडी दे रहे हैं। तो भाई सब्सिडी सभी पे दिया जाए ना। आपने कहा था कि भाई हम किसान की दुगनी आय कर देंगे, तो कहाँ दुगनी आय हो गई है? आज किसान की हालत इतनी खस्ता है कि हमारे आज बखारी में एक किसान के खेत में बिगर पूछे, बिगर आदेश के उसके खेत में उसकी केली को खोद के फेंक दिया गया, और उसके खेत में डैम बना रहे, उसने सुसाइड कर लिया है, तो उसके लिए पूरी सरकार जवाबदार है। अब मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन दंडित दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार्केटिंग बहुत अच्छा करती है, मगर आम पब्लिक के हित में बिल्कुल काम नहीं करती है। आज बुरहानपुर में देखिए, कम से कम 7 वर्षों से पूरे रोड को खोद के रख दिया है। आम जन पब्लिक को धुल में घूमना पड़ता है, पानी के लिए पूरे रोड को खोद दिए गए हैं। और वो पूरी नल जल योजना पूरे प्रधानमंत्री की जो भारत सरकार की जो चली थी, गांव गांव में भी रोड खोदे गए हैं, ना रोड बने हैं और ना उस नल में पानी आ रहा है। तो कुल मिला के खाओ पियो योजना है। गुजरात की कंपनी को ठेका मिला हुआ है उसका, तो गुजरात की कंपनी ने पूरे शहर को खोद खाद के गायब है, कहीं नज़र आ नहीं रहे हैं। 2 बार यहाँ के महापौर बदल चुके हैं, मगर उसके बाद भी अभी तक किसानों को और आम जन को पानी नहीं मिल पा रहा है नल का। लेकिन एक बड़ी योजना है रवींद्र महाजन जी, इसको पहुंचने के अंदर टाइम तो लगेगा कहीं ना कहीं। और तो कितना समय लगता भैया? 7 वर्ष हो गए ना, 7 वर्ष हो गए, अभी तक पानी नहीं आ पा रहा है। लाखों रुपया आपने नगर निगम के माध्यम से निकाल लिया है, पंचायतों में भी निकल गया है, पंचायतों में भी सिर्फ रोड खोद के पाइप उनके घर तक छोड़ दिए हैं, मगर उसमें पानी कहाँ आ रहा है? एक भी गाँव में पानी नहीं आ रहा है। अब हम तो पूरे कंटिन्यूस पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, कहीं पानी नहीं है। कई गाँव में जो पुरानी जल योजना है उसी के माध्यम से काम चल रहा है, और नहीं तो फिर कुएं पे जाते हैं, कहीं हैंडपंप पे जाते हैं। तो क्या मानते हैं जो बुरहानपुर नंबर 1 आया है पूरे देश के अंदर, तो ये गलत है? बिल्कुल गलत है, सब आंकड़ों का खेल है, धरातल पे कुछ भी नहीं है, सब आंकड़ों का खेल है। सब अधिकारी अपनी वाहवाही लूटने के लिए सब काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कोरोना काल में
जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कई हमारे मीडिया के बंधु, उनको भी जेल भेज दिया गया। जो कमज़ोर लोग थे, कमज़ोर अधिकारी थे, एक डॉक्टर भी है उसमें, उसको जेल भेज दिया गया। मगर जो बड़े बड़े लोग थे उसमें शामिल, उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, हो सकता कुछ हमारे भी कांग्रेस के भी कुछ लोग हो, तो सब पे कार्रवाई होना चाहिए ना भाई। जनता का पैसा है, सरकार के पास में पैसा कहाँ से आ रहा है? हम टैक्स भरते हैं, हर आदमी टैक्स भरता है, उसी से सरकार चल रही है। कौन सी चीज़ पे नरेंद्र मोदी टैक्स नहीं ले रहे? हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं और टैक्स लेके सरकार चल रही है। तो पैसा तो हमारी भी जवाबदारी है कि पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमने आवाज़ उठाना चाहिए। तो हमारा तो कहना है कि उसमें फिर से दोबारा जांच होए और सीबीआई को जांच जाना चाहिए उसकी, कि जो रोगी कल्याण समिति का इतना करोड़ों रुपया निकल गया। अभी आज मैं मीडिया में देख रहा था, आदिम जाति कल्याण विभाग का भी बहुत भारी भारी भ्रष्टाचार है। उसमें एक हमारे जनपद खकनार का चपरासी था, उसको चपरासी को बहुत बड़ा दायित्व दे दिया गया और उन्हें करोड़ों रुपए का गबन कर दिया। तो ये गबन वाली सरकार है। 2003 से लेके अभी तक बिल्कुल पता नहीं कितने गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ये तो इसका अंदाजा लगा नहीं सकते। जो कर्नाटक में 40% का भ्रष्टाचार हो रहा था, 40% कमीशन का, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश चल रहा है। किन किन संगठनों में रहे हैं, किन किन पदों पर आप रहे हैं और क्या काम किया है संगठन में, बताएं। संगठन में मैंने बताया, मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा युवक कांग्रेस का, उसके बाद जिला अध्यक्ष रहा, फिर जिला अध्यक्ष के बाद में मुझे प्रदेश में सचिव बनाया गया। 2 बार मैं प्रदेश सचिव रहा और कंटिन्यूज अभी तक मैं प्रदेश के बॉडी में सदस्य भी हूँ मैं। और मैं नहीं चुनाव लड़ा 2008 में, उस समय हमने नेपानगर से रामकिशन पटेल को टिकट भी दिलवाई थी और उस समय बुरहानपुर में माहौल ख़राब होने की वजह से सिर्फ हमारा 1800 वोटों से हमारा उम्मीदवार चुनाव हार गया था। नहीं तो उसके बाद में फिर हमने सुमित्रा कांजडेकर को टिकट दिलवाई 2018 में, वो बिल्कुल बाकायदा चुनाव जीत गई, पूरा गाइड किया हमने उनको। लेकिन फिर बीजेपी में भी जो चले गए। अब वो बीजेपी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है लोगों को गुमराह करना, कई धन बल से कहो या कुछ कमजोरी पकड़ के उन लोगों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया और हमारी कमलनाथ जी की सरकार को गिरवा दिया इन लोगों ने। इन्होंने खुद की सरकार बना ली और आम जन का, आम किसानों का नुकसान किया। लेकिन 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हमारे कमलनाथ जी ने किया और उसके बाद में जो बचे हुए किसान थे उनका भी कर्जा माफ होने वाला था और वैसे में वो सरकार गिर गई। तो हम किसानों का भी तो नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम तो चाहते हैं कि दोबारा हमारी सरकार बने और जो किसानों का कर्जा माफ होने से वंचित रह गए कुछ किसान, तो उनका भी कर्जा माफ हो। और हमारे अभी बाला बच्चन जी आए थे हमारे ज़िले में, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने कर्जा माफ हो चुका है और दोबारा अगर कर्जा ले लिया है तो उनका भी 2 लाख रुपया कर्जा माफ होगा। हमारी सरकार बनने पे नारी सम्मान योजना में 1500 रुपया मिलेगा, गैस की टंकी 500 रुपये में मिलेगी, 100 मिनट तो फ्री है, 100 मिनट फ्री है और 200 मिनट पे भी उसमें भी हाफ है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार जनहित में काम करने वाली सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ टैक्स वसूली करने पे और भ्रष्टाचार करने में माहिर है। लेकिन रविंद्र महाजन जी, आपके जो विधायक इतने कमज़ोर थे कि वो डायरेक्ट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। हम बुरहानपुर की जो नेपानगर की विधानसभा सीट की दावेदार विधायक थी सुमित्रा कांजडेकर, उन्हीं की बात कर लेते हैं। क्या कांग्रेस उनको सही सपोर्ट नहीं कर रही थी? नहीं, कांग्रेस ने बिल्कुल पूरा मान सम्मान दिया, मगर कुछ लोग ऐसे बिकाऊ रहते हैं। अब वो खैर गलती हो गई है कि हमने उनके ऊपर भरोसा करके उनको टिकट दिलवाई और उन्हें विधायक बनाया। अभी दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के गए हैं वो सारे चुनाव हारने वाले हैं। हो सकता कई लोगों को उनमें से टिकट ही नहीं दे भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद में एक बार उनको चांस मिल गया, उन्होंने मलाई खा ली है, मगर उसके बाद में मलाई खाने का मौका उन्हें मिलने वाला नहीं। जनता सबक सिखाएगी इनको, सिखाएगी जनता बिल्कुल जनता सबक सिखाएगी। तो वक्त हो चुका है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर की शाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रविंद्र महाजन। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी पार्टी के लिए नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकाली है। जी हाँ। कहाँ से संकल्प आया है और कितने किलोमीटर की जो है ये यात्रा थी? नर्मदा मैया जो है पाप नाशिनी है और इस दुनिया में एक ही नर्मदा नदी है जिनकी परिक्रमा होती है।
और बड़े बड़े साधु संतों ने, जिस समय कोई सुविधाएं नहीं थी उस समय भी उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। बीच में हमारे दिग्विजय सिंह जी ने भी परिक्रमा की थी और उसका रिजल्ट ये आया कि मध्य प्रदेश में सरकार बनी। पूरे अधिकतर मध्य प्रदेश में ही नर्मदा मैया का बहाव है। उसके पहले से ही मेरे मन में था कि नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए, क्योंकि हम भी धार्मिक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। साधु संतों से का आशीर्वाद लेने के लिए हम बार बार ओंकारेश्वर भी गए। फिर मन में ऐसा आया कि यार मैंने बोला हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम तो जब संकल्प लेके चले कि हमारे मध्य प्रदेश में किसान हित वाली, आम जन हित वाली कमलनाथ जी की सरकार बने, इसलिए हमने नर्मदा परिक्रमा की और पूरी लगन के साथ में हमने 101 दिन में पूरी परिक्रमा पूर्ण की। और मैया से यही प्रार्थना करते रहे कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे आम जन की, किसानों की, आम मजदूर की सरकार बने और उस सरकार में भी मुखिया रहे कमलनाथ जी। आपके चाहने वाले ये कहते हैं कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, गुस्सा उस्सा तो अब उतना नहीं आता है, मगर क्या है, कुछ गलत बात करते हैं कुछ लोग। मैं एक तो मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, और कोई झूठ अगर कोई बोलता है तो वो झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। और मैं राजनीति में भी रह के भी मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलता। अगर कोई मेरे पास में कोई काम लेके आता है तो मैं उसको स्पष्ट बोल देता हूँ कि ये काम मेरे से होगा या नहीं होगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये गुस्सा इनको आता है। और जो काम मेरे बस का ही नहीं है, जो काम आपका हो नहीं सकता, मैं क्यों आपको झूठी लालच दूँ और आप मेरे घर के चक्कर काटें या मेरे ऑफिस के चक्कर काटें। तो स्पष्ट बोल दो, काम नहीं हो सकता। और वो खैर कमजोरी है मेरी। आजकल नेता लोग झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। कुछ लोगों को ऐसी बातें पसंद आती है। लेकिन लोग ऐसा क्या काम लेके आ जाते, आप नए बोल देते डायरेक्ट। और कुछ काम ऐसे रहते हैं कि नहीं हो पाते हैं। अब सभी काम ऐसे नहीं कि हो जाए। भाई आप अगर 100 काम हमारे पास लेके आएंगे तो हो सकता है उसमें 10% काम नहीं हो पाए, और नहीं होते। 2023 विधानसभा चुनाव करीब है। क्या लगता है नेपानगर विधानसभा और बुरहानपुर विधानसभा पे किस बंदे पर जो है पार्टी विश्वास जता सकती है? अब देखिए, मध्य प्रदेश में नेपानगर सीट ऐसी है कि जब जब नेपानगर में विधायक कांग्रेस का बना है, सरकार कांग्रेस की ही बनी है। और हमें पूरा भरोसा है कि अभी हम नेपानगर विधानसभा चुनाव जीतेंगे और उसके साथ साथ में बुरहानपुर में भी विधानसभा चुनाव जीतेंगे और सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और बहुत अच्छे से सरकार चलेगी। अब की बार कोई दबाव में सरकार नहीं चलेगी। बहुमत इतना आने वाला है कांग्रेस का कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े मुश्किल से 60 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट बोल रही है कि 60 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं जीतने वाली है। लेकिन शिवराज जी तो 200 का दावा कर रहे हैं। अरे वो तो 200 का दावा, इसके पहले भी नंद कुमार सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब हमारी सरकार बनी कमलनाथ जी की, उस समय भी वो 200 पार बता रहे थे। तो कहाँ 200 पार हुए? सरकार तो कमलनाथ जी की बनी। तो उनकी तो आदत है गुमराह करने की, झूठ बोलने की। अभी नारी सम्मान में कमलनाथ जी ने 1500 रुपये किए, इन्होंने 1000 किया था। तो अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी की योजनाएं भारी पड़ रही है, तो अभी गुमराह कर रहे आम महिलाओं को, जनता को, कि हमारे पास में पैसा आते जाएगा, हम 1500 करेंगे, 1200 करेंगे, 3000 करेंगे। अरे मुँह जवानी ऐसे कुछ होता है? आपने 2008 में भी खरगोन में राजनाथ सिंह इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी कि हम किसानों का 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे। सरकार बना ली और किसानों ने इनको वोट दे दिए। उसके बाद में भूल भाल गए, कहीं कर्जा माफ हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी लिखित में वचन पत्र में लिख के देगी कि भाई जो हमने वचन दिया है, जो वादे किए हैं, हम पूर्ण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुँह जवानी काम करती है और मुँह जवानी में कोई काम होता नहीं है। आप वचन पत्र में दीजिए कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लाडली बहना को इतना देंगे। और इनको लाडली बहना की इतनी चिंता अगर है तो हमारी लाडली बहना दिल्ली में महीना 2 महीने से आंदोलन करते हुए बैठी है। अभी खत्म हो गया है। अभी खत्म हो गया, तो उनको खत्म हुआ नहीं है कि इन्होंने उठाया, उनको लाठी चार्ज की, उनके ऊपर उन पर बड़ा अत्याचार किया गया। और जिस सांसद ने उनके ऊपर अत्याचार किया उसको सम्मानित किया जा रहा है, और इधर नारी सम्मान की बात करते हैं और नारी के ऊपर अत्याचार करते हैं। उस दिन लोकसभा भवन का उद्घाटन हुआ और देश में जो काम हुआ है कि इतनी बड़ी संसद भवन का जहाँ न्याय होने वाला है, वहाँ पे ही न्याय नहीं हो रहा है, वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो ऐसी सरकार को तो उखाड़ फेंकेगी जनता, क्योंकि इनका समय पूर्ण हो चुका है। अब आपने बात करी दी है महिला पहलवानों की,
तो महिला पहलवानों से रिलेटेड एक सवाल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता वहाँ पे पहुंचे, जी यहाँ तक कि प्रियंका गांधी खुद पहुंच गए थे, जी हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ पे आज तक के नहीं पहुंचे। नहीं, राहुल गांधी को जरूरी थोड़ी कि राहुल गांधी हर जगह पहुंचेगे भैया। भाई प्रियंका गांधी पहुंच गई मतलब कांग्रेस पहुंच गई वहां पे। कोई जरूरी नहीं कि राहुल गांधी हर जगह पहुंचेगे, मगर राहुल गांधी भी उस महिला पहलवान के साथ में, कांग्रेस पार्टी पहलवानों के साथ में है। मगर जब नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी ये नारी सम्मान की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के नॉलेज भी नहीं है कि आपके सांसद ने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया, आपके जंतर मंतर पे वो आंदोलन कर रहे हैं। तो आज जब स्मृति ईरानी बड़ी बात करती थी महिलाओं की, इनके पास में कितनी महिलाएं सांसद है, कितनी मंत्री है, एक भी गया नहीं उनके पास में दुख दर्द देखने के लिए। यूपी में उनके क्षेत्र में रातम रात अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, बलात्कार किया इनके नेताओं ने। अधिकतर जितना भी शोषण होता है नारी का, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और कांग्रेस के सरकार में एक बस में बलात्कार हुआ था, तो उसमें तत्काल कानून बना के उनको दोषियों को सजा दिलवाई गई। और जो मृतक हमारी जो एक बहना थी, उसके भाई को राहुल गांधी जी ने पायलट बनवाया और आज वो बड़े चैन से रह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर वर्ग के साथ में रही है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती है और सरकार बनाती है और अत्याचार करती है। बीजेपी के जो सांसद है बृजभूषण चरण सिंह, उनका ऐसा कहना है कि अगर ये पूरा मामला मेरे ऊपर दिल्ली पुलिस अगर अपनी चार्जशीट पेश कर देती है और उसमें ये घोषित हो जाता है कि मैंने करा है, तो मैं खुद ही आत्महत्या फांसी ले लूँगा। अरे भाई, दिल्ली सरकार, पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आती नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में केंद्र आती सरकार है। के अंदर में आती तो केंद्र में जब नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा रहे हैं, गृह मंत्री कहीं एक्शन नहीं ले रहे उसमें, उनके ऊपर गृह मंत्री ने बीच में किसी के कोई नेता के माध्यम से उनको घर पे बुलवा के उनके ऊपर प्रेशर डलवाया, वो एक कानून भी वापिस करवाया, और आज वो पोक्सो एक्ट का। हाँ, वो कानून वापिस करवाया, वो प्रेशर से करवाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया और जब ऐसे मुकदमे जब बनते हैं तो तत्काल आपके ऊपर लग जाए तो आपको तत्काल पुलिस उठा लेगी, मगर सांसद खुलेआम घूम रहे हैं। तो कुल मिला के अत्याचारियों पे, बलात्कारियों पे भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार का सहयोग रहता है। और इनका आदमी कितना भी गलत हो, ये कभी अपने आदमी को गलत बोलते नहीं है। और अगर कहीं गलती से कोई दूसरे दल का व्यक्ति अगर जरा सा भी गलती करता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर टूट पड़ती है। मगर ज्यादा अत्याचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरपूर हो रहा है। बात बुरहानपुर की कर लेते हैं। अगर पार्टी आपसे पूछती है एज ए पूर्व एमएलए, तो आप किस नेता का या किस कार्यकर्ता का नाम पार्टी को सजेस्ट करेंगे एमएलए के टिकट के लिए बुरहानपुर से? अभी बुरहानपुर में 3-4 दावेदार है, बहुत अच्छे अच्छे दावेदार है। उनमें से अभी ये चुनाव को भी 4-5 महीने हैं, बीच में लगेगा कि भाई कौन चुनाव जीत सकता है। हमें तो जीता उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि हमें हमारी सरकार बनाना है। तो जीतने वाले उम्मीदवार का नाम सुझाव कर देंगे पार्टी को। कौन कौन है वैसे प्रबल दावेदार? प्रबल दावेदार है, 4-5 लोग हैं। नाम जनता आपको दिख रही है? नहीं है, 4-5 लोग हैं ना। अब वो नाम उनका बता के अभी से उनको हाईलाइट करके कोई फायदा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने जो है काफ़ी योगदान दिया है, जी हाँ। उस बारे में थोड़ा बताएं। तो खकनार में वह एक स्कूल चला रहे हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का बच्चा बहुत आगे बढ़े, और हम तो सेवा के माध्यम से ही, कुछ लोग तो उसको उद्योग बना लिया है हमने, मगर हम सेवा के माध्यम से स्कूल भी चला रहे और डीएड भी करवा रहे। किसी बच्चे के पास में पैसा है नहीं है, अभी आपके सामने एक फ़ोन आया था मुझे, उसके पास में फीस भरने के पैसे नहीं। मैंने कहा फ़ोन लगा के कि भाई आप उसका फॉर्म तो भरिए, पैसा देख लेंगे, देंगे तो ठीक है, न दे तो ठीक है। हमारे यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय जो आया है, वो माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे। उस समय मैं उस नवोदय विद्यालय को सैंक्शन करवा के लाया था, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय बसाली के नाम से सैंक्शन हुआ था। उसके बाद टेम्पररी इच्छापुर में चालू किया गया, जब सूरज डामोर मैडम कलेक्टर हुआ करते थे बुरहानपुर के। हमने ज़मीन की भी मांग की कि भाई वो ज़मीन अलॉट कर दी जाए। 30 एकड़ की ज़मीन थी बसाली में, मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर, मगर उसका श्रेय हमको न मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस ज़मीन को अलॉट नहीं होने दिया, और वो बसाली के बजाय बहादुरपुर में लोनी में स्कूल बनी। तो वो भी हमने ही प्रयास किया था उसके लिए। आज वहाँ बहुत से बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। तो कुल मिला के हम तो चाहते हैं कि शिक्षा बहुत सस्ती मिले और बहुत अच्छी मिले।
क्या समस्याएं दिखते हैं बुरहानपुर की? आप 3 बड़ी समस्याएं बताइए। सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ पे पावर लूम की बड़ी समस्या है कि पावर लूम के ऊपर बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं है। वो बिल्कुल मरी हालत में है। पावर लूम के मजदूर भी हालत ख़राब है। जो लूम वाले मालिक है उनकी भी हालत ख़राब है। आम जन परेशान है। यहाँ पे जैसा हमारे यहाँ एक समस्या ये है कि जो कपास का बहुत बड़ी मंडी होती थी जिससे लाखों मजदूरों को काम मिलता था, टैक्स इतना बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ से पूरा बिजनेस उठ के महाराष्ट्र में चला गया। तो कपास का मार्केट तो पूरा जीरो हो चुका है। मंडी नाम मात्र की चल रही है। किसानों की जो समस्या है, किसान यहाँ केला बेल्ट है, आज करोड़ों रुपए का केला हवा आंधी में समाप्त हो गया। जंगल की कटाई हो रही है। जंगल की कटाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंगल काट देती है, उसके बाद में एक्शन लेने की बात करती है कि हम यहाँ पौधे लगाएंगे। अरे भैया, जो 100-100 200 साल पुराने जो पौधे हैं उसकी तो रक्षा करिए आप। ये जंगल कट जाएंगे तो आम जीवन कैसे चलेगा? आज हवा इतनी स्पीड से चल रही है कि सब केले की फसल नष्ट हो रही है। पेड़ रहेंगे तो हवा की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी समस्या बहुत सी है। जो पानी, जो किसान के लिए पानी की व्यवस्था सरकार ने नहीं करी है। हम खुद ही हमारे खेत में ट्यूबवेल करते हैं, 1000-1000 फीट नीचे से पानी निकालते हैं और हम हमारी खेती कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद भी जंगल कटाई के लिए सरकार कहीं रोकथाम नहीं कर रही है। ये समस्याएं आपने बताई है, इनके निराकरण के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? नहीं, हमारी अगर सरकार आई तो हम जैसे मेगा रिचार्ज एक योजना है, जो ताप्ती में जो पानी आता है वो बह के सीधा समुद्र में चला जाता है। तो मेगा रिचार्ज जो योजना है उसकी बनेगा डैम महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे, और फिर 2 बड़ी बड़ी नहरें निकलेगी उसकी, एक गुजरात साइड जाएगी और एक महाराष्ट्र में जाएगी। तो उससे किसानों को सिंचाई की पूरी सुविधा होगी और पानी पर्याप्त रहेगा। जैसा पंजाब में पानी की पूरी सुविधा है वैसी सुविधाएं पूरे मध्य प्रदेश बुरहानपुर में भी हो जाएगी। तो एक बार फिर यहाँ पे हम रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर की शाहपुर विधानसभा सीट के पूर्व एमएलए रविंद्र महाजन। सर, अगला सवाल आपसे यह है कि भाजपा के 9 साल पूरे हो गए हैं, किस रूप में देखते हैं आप इन 9 सालों को? 9 साल में आप अगर 2014 के पहले की जो भाषण सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सुन लीजिए कि भाई इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो महंगाई तो इन्होंने कई किलोमीटर पीछे छोड़ दी है, कई किलोमीटर आगे चल गए। जब हमारे यहाँ क्रूड ऑयल सस्ता था उस समय 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, 60 रुपये लीटर डीजल मिलता था। आज 100 रुपये लीटर डीजल हो चुका है और 110 रुपये पेट्रोल हो चुका है। फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ चुके हैं, मैंने बताया पहले ही आपको। और देश बिकने नहीं दूंगा, ये बात बड़े डंके की चोट पे मोदी जी बोलते थे, देश नहीं बिकने देंगे, और देश को बेचे जा रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। आज 9 साल की बड़ा उत्साह मनाया जा रहा है, तो किस बात का उत्साह मना रहे भैया आप? आपने रेलवे बेच दी, आपने हवाई जहाज बेच दिया, आपने बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, आपने LIC को बेच दिया, आपने लाल किले को बेच दिया, तो बचा क्या है अब? आप पूरा बेच खाच के पूरे देश का भंटाटार करके ही जाओगे। और अभी समय इनका पूरा हो चुका है। 2024 में सब जनता इन्हें सबक सिखा देगी। आपने क्या क्या बेचा सब पूरा हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस कहती है कि किसानों का जो कर्ज माफ़ी है हमने किया है, जबकि भाजपा का कहना है कि किसानों का कांग्रेस ने 1 रुपये भी माफ़ नहीं किया, जब भाजपा की सरकार बनी तो हमने किया है। इन दोनों के झगड़े के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। देखो, किसान आत्महत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ज़्यादा करते हैं, और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो हमने तो कोई वादा किया नहीं था कि किसानों का हम कर्जा माफ़ करेंगे। उसके बाद भी 56 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ था, 72 लाख हजार करोड़ का माफ़ हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी बोलती नहीं है, काम करती है। और मोदी जी ने यूपी में कहा था कि सबसे पहले सरकार हमारी बनी योगी जी को, तो सबसे पहले हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। 2 बार इन्होंने वहाँ सरकार बना ली, मगर अभी तक इन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया। और बोलने में इतने एक्सपर्ट है, सारे मीडिया को तो इन्होंने कब्जे में करके रखा है। जितना ये बोलते हैं उतना ही मीडिया दिखाती है।
कोई मीडिया अगर एक्स्ट्रा बताने लगता है तो उसे एक तो मीडिया को बंद कर दिया जाता है या उनके पत्रकारों को नौकरी से हटा दिया जाता है। अभी स्मृति ईरानी से कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, भास्कर वालों ने, उस बेचारे को नौकरी लगने वाली थी तो उसको नौकरी से ही हटवा दिया। तो इनकी इतनी दादागिरी चल रही है और मीडिया के ऊपर भी इतना प्रेशर है इनका कि सच्चाई दिखा नहीं रहे। आज ये लेडी पहलवान के बारे में कहाँ दिखाते, एक दो चैनल वाले दिखाते हैं, उसके बाद में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करने में मीडिया भी लगा हुआ है, खास करके नेशनल चैनल। और आप जैसे जो स्टेट चैनल है तो वो तो दिखाती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आखिरी सवाल है, जी 2018 के अंदर भी कांग्रेस ने आपके ऊपर विश्वास जताया था बुरहानपुर विधानसभा सीट से और आपको अपना उम्मीदवार घोषित किया था और आपने चुनाव भी लड़ा था। जी हाँ। अगर इस बार आप पे पार्टी विश्वास जताती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? भाई देखिए, हमें पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा है, किसे उम्मीदवार बनाना है किसे नहीं बनाना है ये कमलनाथ जी की सर्वे रिपोर्ट बताएगी। वो पिछली बार भी टिकट तो हम मांग रहे थे, मगर पहले काजी साहब को टिकट मिल चुका था, हामिद काजी साहब को। अब वो किसी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ सके, फिर हमें टिकट दिया तो कुछ पार्टी के लोगों ने हमें धोखा दिया, उसमें संगठन के लोगों ने भी हमें धोखा दिया। और उसके बाद में एक भारतीय जनता पार्टी और कुछ हमारी पार्टी के लोग, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार के लोगों ने हमारे खिलाफ में गुमराह किया गया कि हमने खकनार में मस्जिद नहीं बनने दी, जबकि हमारे खकनार में सिर्फ 2 परिवार रहते मुस्लिम और उन्हें ऐसा कोई मानता भी नहीं कि ये मुस्लिम है। वो सब मिलजुल के हमारे गांव में रहते और बरसों से रहते, क्योंकि मैं तो बचपने से देख रहा हूँ उनको। मैं तो अभी मेरे ख्याल से 10-12 साल हुए मेरे को बुरहानपुर रहते हुए, और कभी हिंदू मुस्लिम की बात आती नहीं है। और पूरे शहर में मेरे खिलाफ में ये माहौल चला गया, खासकर मुस्लिमों में, कि मैंने वहाँ मस्जिद नहीं बनने दी। और इसी कारण से मुझे हिंदू वोट तो मिला ही मिला, मुस्लिम वोट मुझे बिल्कुल नहीं के बराबर मिला, और इसीलिए हम चुनाव हार चुके। कोई दिक्कत नहीं है। वो जो सुरेंद्र सिंह भी अगर चुनाव जीते हैं तो वो भी वैसे कांग्रेस समर्पित ही है। अब आगे पार्टी जिसे भी टिकट देगी उन्हें हम जिताएंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर आप पे पार्टी विश्वास जताती है तो फिर क्या? अब देखो, पार्टी विश्वास जताती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, कोई पीछे हटने वाले हैं नहीं हम। तो पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो काम, पार्टी जिसको टिकट देगी उसका काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। जी थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के 2018 के प्रत्याशी भी रह चुके हैं बुरहानपुर से। और आपको बता दें कि जो बुरहानपुर की शाहपुर विधानसभा थी उसके पूर्व विधायक भी रह चुके हैं रविंद्र महाजन, जिनसे हमने आपके सवालों के जवाब जाने हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ साथ। अब हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक आप लोग भी देखते रहिए BNC न्यूज़। नमस्कार।